नमस्ते। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ अजय कुमार झा। मैं थोड़ा विलंब हो गया है, एक आध हफ्ता बीत गया, मैं आपसे मिला नहीं था। परंतु आज जिस बात पर चर्चा करनी है वह इम्पॉर्टेंट है। आपको भी पता होगा कि प्रधानमंत्री जी आज जब लोकसभा में राष्ट्रपति महोदया के ज्वाइंट अभिभाषण के उपरांत उन्हें जब धन्यवाद देने को आए तो उन्होंने जिन बातों को रखा उससे क्या महसूस हुआ होगा लोगों को, किन लोगों को कैसा लगा होगा और उसके क्या अभिप्राय लोगों को दिखेंगे और दिखने के पश्चात जो कुछ भी उसके फलाफल होंगे वो किस रूप में हमारे सामने उभर करके आएंगे, जिसका पता 2024 के अभी आने वाले लोकसभा इलेक्शन के पश्चात दिखेगा। पर मैं आगे बढ़ूं, आपसे मेरा आग्रह है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए औरों के बीच। मेरी बातों से सहमत हैं तो उसे लाइक भी कर दीजिए, नहीं है तो भी करें। हमें पता है कि जो संवैधानिक तरीका है, जब राष्ट्रपति जो आते हैं, जो साल का पहला अधिवेशन होता है जहां राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के लोगों जो एमपीज़ होते हैं उनको एड्रेस जब राष्ट्रपति करते हैं उसके पश्चात जो सदन में बहस होती है और तदोपरांत जो प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति महोदय के उस भाषण पर धन्यवाद दिए जाने के क्रम में जो बातें कही जाती हैं या जो उनका स्पीच होता है वो बस उसी पर चर्चा करना है। उस पर इस बात की चर्चा नहीं करनी है मुझे कि उन्होंने कहा क्या कहा, थोड़ी मोड़ी बातें तो होंगी परंतु उसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे और लोग इसे कैसे देखेंगे, थोड़ा उन बातों को मैं एनालाइज करना चाहता हूँ। हमें पता है कि मोदी जी जिस तरह से अपनी चीज़ों को पार्लियामेंट में रखते हैं और ऐसे अवसरों पर रखते हैं जब उन्हें खास करके जब अपने स्पीच देने होते हैं राष्ट्रपति महोदय के भाषण के उपरांत धन्यवाद प्रस्ताव पर अमूमन खास करके जब वो बोलते हैं या ऐसे भी कभी कभी जब उन्हें मौका मिलता है जब किन्हीं बातों को लेकर के वो सामने आते हैं देश के, तो वो सुनने लायक होता है। इस पर तो एतराज़ किसी को नहीं हो सकता है, उन्हें भी नहीं जो उनके घोर विरोधी हैं और उन्हें तो बिल्कुल नहीं जिन्हें मोदी जी पसंद हैं। तो देश की राजनीति अभी तो हमको जैसा लगता है कि कुछ इसी तरह से है, चल रही है कि या तो लोग मोदी जी के समर्थन में हैं या उनके विरोध में हैं। हाँ, अब हाल के दिनों में कुछ एक ऐसा तबका भी खड़ा हो रहा है जो मोदी जी के समर्थक तो हैं लेकिन फिर भी वो शायद मोदी जी को वोट देने नहीं जाएं, या फिर कांग्रेस के समर्थक तो हैं और उनमें से भी एक अच्छी खासी संख्या ऐसे लोगों की होगी जो कांग्रेस को वोट देने जाए ही नहीं, किसी को वोट देने नहीं जाए। और इसी के लिए नोटा भी बनाया गया है, नोटा की प्रथा शुरू की गई है। लेकिन नोटा की प्रथा उनके लिए नहीं है, क्योंकि नोटा के लिए भी आपको इलेक्शन में तो जाना ही होगा, वोट देने तो जाना ही होगा। लेकिन अब एक अलग समूह ऐसा भी तैयार हो चुका है जो जाएगा ही नहीं, और इसलिए नहीं कि उससे जाने में रुचि नहीं है, बल्कि वह इसलिए कि वह विक्षुब्ध है। या तो वह जिस दल को पसंद करता है उससे ही विक्षुब्ध है या फिर ओवरऑल सिस्टम से विक्षुब्ध है। तो खैर वह तो एक बात हुई। आज मोदी जी ने कहा क्या, यह बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि
मोदी जी ने पिछले, ये सिर्फ स्पीच जो उन्होंने दिया है उस कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो इस कंटेक्स्ट में भी इम्पॉर्टेंट है कि उनके आज के स्पीच के पश्चात जो निश्चित तौर पर वह उनका दूसरे टर्म का आखिरी स्पीच रहा था, यह तो बिल्कुल हम मानेंगे, क्योंकि अब तो कोई अगला सेशन होने वाला है नहीं इलेक्शन के पहले। तो यह तो उनकी आखिरी स्पीच थी इस टर्म की, सेकंड टर्म की। और जितना कि उन्हें भरोसा है, जितना बहुतों को लगता भी है कि अगली बार वो फिर से आ ही रहे हैं, तो उसके बाद फिर उनके नए स्पीच शुरू होंगे, उनके नई बातें उनसे लोग सुनेंगे अगर वो आते हैं तो। भरोसा तो उन्होंने ऐसा ही जताया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह मुझे लगा कि मोदी जी उत्साह से ज़्यादा इस बात से लबरेज थे कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, और यह सच भी है, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता है। और संभव तो यही कारण था कि मोदी जी ने पूरे 10 साल के टेन्योर के कंटेक्स्ट में अपनी बातों को रखा है। ये पूरे टर्म का आखिरी स्पीच था उनका, तो वो चाहते तो सिर्फ इस टर्म की उपलब्धियों को गिना सकते थे, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पूरे अपने 10 साल के टेन्योर को, जो अब उनका पूरा हो जाएगा, उसके कंटेक्स्ट में जो कुछ भी उन्होंने देश के लिए किया है उस पर उन्होंने चर्चा की। नेचुरली ये उन्होंने अपने पक्ष की बातें की हैं, लेकिन अगर आप पूरे बारीकी से देखने की कोशिश करें तो मोदी जी ने जिन बातों को भी रखा है वो काफ़ी धारदार थे। उसमें काफ़ी कुछ ऐसी बातें कही गई थी जो तथ्यों पर आधारित थे, फैक्ट्स पर आधारित थे, रिकॉर्ड पर आधारित थे। वो गोल गोल बातों को उन्होंने रखा नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। कहाँ किस क्षेत्र में, चाहे वो खास करके जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब वो कह रहे थे और विकास के परिप्रेक्ष्य में जब बातों को उन्होंने कहना शुरू किया, तो उसमें पूरा का पूरा डेटा वो मौलिक तौर पर एक बड़े कैनवास पर दे करके कह रहे थे, चाहे वो कोई भी एरिया हो, सोशल जस्टिस की बात हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, या अलग अलग क्षेत्र के लोगों को मोदी जी की सरकार के द्वारा दी गई जो कुछ भी हम कह सकते हैं, अगर सौगात, या फिर कह सकते हैं कि अगर उनके जो कार्य थे उसकी वजह से जो कुछ भी तब्दीलियां आई, उन सब बातों को उन्होंने कहा। और उसमें कोई भी बात ऐसा उनकी ओर से नहीं कहा गया जो फैक्चुअली, मतलब जो मोटी बातें हैं। वैसे तो अगर आप कुछ जो ऐसी बातें भी हो सकती हैं जिसमें कुछ कमेंट्स तो आ ही सकते हैं और आएंगे ही, और आ भी रहे हैं। और ख़ास करके जब अपोजिशन के कंटेक्स्ट में उन्होंने जिन बातों को कहा, और जो सेंट्रल एजेंसीज़ है वो किस तरह से चीज़ों को लेती हैं, इस विषय पर कहा, तो उसमें हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ बातों पर एतराज़ हों या कुछ लोगों को सारी बातों पर एतराज़ हों, परंतु बाय एंड लार्ज मुझे लगा कि उन्होंने बिल्कुल वही कहा जो बिल्कुल उन्हें माकूल दिखा और जो उन्होंने किया है। मैं फैक्चुअली या डेटा वाइज मैं उन बातों को रखने में आज मेरी कोई दिलचस्पी है भी नहीं, इसलिए कि वो आप में से जिन्हें भी मोदी जी के स्पीच में कोई इंटरेस्ट रहा होगा उन्होंने ज़रूर ही सुना होगा, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, इसे एनालाइज करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, और अगर आप या हम में से कोई भी व्यक्ति बिल्कुल शांत भाव से, न्यूट्रल तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश करेगा, अगर किसी को किसी नाम से ही परहेज है, किसी को राहुल गांधी जी के नाम से परहेज है, उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, किसी को मोदी जी के नाम से परहेज है, उनको
मोदी जी के किसी भी बात से अच्छी बातों से या कोई भी बात किसी भी तरह की बात वो रखेंगे, वो उससे समर्थन में खड़े नहीं होंगे, ये बात भी सही है। परंतु जब न्यूट्रली अपने आप को एक ऑब्जर्वर के रूप में, नॉन पार्टिसिपेंट, मतलब अगर आप मान लीजिए कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं और फिर आप अगर उससे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सोशल साइंस में खास करके सेफोलॉजी में इस चीज़ को या जो भी इस तरह के जो एनालिसिस किए जाते हैं, स्टडीज़ किए जाते हैं, उसमें इन तरीक़ों को अपनाया जाता है। तो उस तरीके से अगर आप देखें तो देश आज वहाँ से बहुत आगे है जहाँ से चला था मोदी जी के आने के पश्चात 2014 में। 2014 में हम जीडीपी की ही बात नहीं करते हैं, ठीक है, जीडीपी में हम अगर 10वां 11वें पोजीशन पर थे, वहाँ से हम आज 5वें पर आए हैं। या तो मोटे तौर पर यह बात तो साफ लोगों को पता ही है, लेकिन अगर जो कुछ भी गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स के कंटेक्स्ट में हो या अगर आप उसके सिर्फ अच्छा उतना ही नहीं, उसके इम्प्लीमेंटेशन के कंटेक्स्ट में हो या फिर कुछ बड़ी बड़ी बातों के कंटेक्स्ट में हो जिसमें देश काफ़ी लंबे समय से उलझा हुआ था, वह 370 का मसला हो या राम जन्मभूमि का मसला हो, या अगर आप देखें कि जो विकास के स्तर पर जितनी राशि सरकार निर्गत करती है वह लोगों को कितना कुछ मिल पाता है या उसके उन राशियों से कितना डेवलपमेंटल वर्क हो जाता है, उस कंटेक्स्ट की ही बात अगर हो तो हम बहुत आगे आ चुके हैं, इसमें कोई संदेह है नहीं। इससे आगे की छवि क्या बनेगी इस पर भी मोदी जी ने कहा, यह भी इम्पॉर्टेंट है। और हम उनकी बातों पर यकीन इसलिए कर सकते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने अब तक कहा है, चाहे वो सामाजिक कंटेक्स्ट में हो, देश के कंटेक्स्ट में हो, स्पेस के कंटेक्स्ट में हो या इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में भी आप कह सकते हैं हो, जो हमारी छवि है उसमें अभी तक वो सही और खरे उतरे हैं। हाँ, परिवारवाद पर उन्होंने कहा, और परिवारवाद पर आज जो उन्होंने जिन बातों को रखा वो बहुत मौलिक बात उन्होंने कहा। परिवारवाद को डिफाइन करते हुए उन्होंने कहा कि एक ही परिवार से अगर एक से अधिक लोग पब्लिक लाइफ में आते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि उस पार्टी, वो जिस पार्टी के भी हों, अगर उस पार्टी में वो एक से अधिक लोग पब्लिक लाइफ में आते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ परिवारवाद चल रहा है। उन्होंने बड़ा ही कंक्रीट तरीके से डिफाइन कर कर बताया कि परिवारवाद हम उसी बात को कह सकते हैं या वैसी ही स्थिति में किसी खास परिवार को, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को इंगित करते हुए कह सकते हैं जहां एक परिवार का वर्चस्व किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रोसेस पर हो, उसके डिसीजन मेकिंग पर हो और उससे निकलते हुए फलाफल पर हो। वो बहुत ही क्लियर था उनका कंसेप्ट। तो अब आज से तो मुझे लगता है कि इस पर बहस होनी ही बंद हो जाएगी कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से अगर एक ही परिवार के कई लोग हैं तो वो परिवारवाद के डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगे। उन्होंने यही कहा है कि ये तो अच्छी बात है कि अगर एक ही परिवार से लोग अगर आते हैं, चुन के आते हैं तो ठीक है, वो इशू नहीं है, क्योंकि उसके वो फ्रीडम तो संविधान नहीं दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के हिसाब से अपना काम करेगा, वहाँ पर तो कहीं कोई ऐसा है नहीं। लेकिन तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं संविधान में, मतलब स्पेसिफिक कैटेगरी इसी बात की नहीं है, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं हम अपने हिसाब से अपना काम करेंगे, वहाँ पर कोई हमें रोक नहीं सकता है। परिवारवाद पॉलिटिक्स में तब मानेंगे जब एक परिवार एक पॉलिटिकल पार्टी को टोटल कंट्रोल में करके अपने हिसाब से डिसीज़न लेता हो, टिकट देता हो और वो पुष्ट दस पुष्ट चलता हो। ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये उन्होंने रखा है। मुझे लगता है कि ये बात बहुतों को सोचने के लिए विवश करेंगी कि क्या इसे ही परिवारवाद कहा जाए या परिवारवाद उसे भी कहा जाए जिसमें एक ही पार्टी से एक परिवार के कई लोग पब्लिक लाइफ में ज्वाइन करते हैं।
तो खैर ये एक बात थी इम्पोर्टेंट जो उन्होंने कहा। उन सब बातों के साथ साथ जो विकास के क्रम में उन्होंने किया है उसको कहते हुए, तो मुझे लग रहा है कि अगर ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो मोदी जी ठीक उसी तरीके से अपनी बातों को रखने में, समझाने में सफल जरूर हुए हैं, जिससे कि जनता को उन पर भरोसा हो सके। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो बताइए, नहीं लगता है तो भी बताइए। और इन्हीं के साथ एक बार फिर से आपको रिमाइंड करते हुए कि अगर आपने अब भी इस वक्त तक भी खुद सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, लोगों से करवाया नहीं है, उन्हें भी शेयर करिए। मेरे जो बेल आइकन है उससे भी हिट करिए और जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद।